मालूम नहीं है। तो जी आज इसी पर बातचीत करेंगे। जो करते हैं वार उनसे विचार, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया है। उस बयान में उन्होंने ये कहा है, उनसे ये पूछा गया था कि क्या G20 के बाद से पर्यटन को लेकर हालात सुधर रहे हैं, सुधरेंगे। उनका यह कहना था कि G20 से पर्यटन के हालात नहीं सुधरेंगे। हालात सुधरने के लिए जरूरी है कि दोनों बड़े देशों में आपस में बातचीत हो। अब जाहिर है उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है और उनका यह कहना है कि दोनों देशों में जब तक बातचीत नहीं होती है तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। और ऐसा नहीं कि पहली बार फारूक अब्दुल्ला ने कोई पहली बार यह बात नहीं कही है। फारूक अब्दुल्ला यह बात पहले भी कहते रहे हैं और यहां तक कि और भी दूसरी जमातें हैं, पीडीपी की भी नेता इस तरह की बातें करती रही हैं। वो इस बात की वकालत करती रही है कि जो स्थायित्व है शांति के लिए, प्रगति के लिए, उसके लिए बातचीत करना, दोनों देशों का आपस से मिलकर बातचीत करना जरूरी है, उसकी वकालत करती रही है। उसी पर बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी ने पलटवार करके यह बताया है कि बातचीत उनसे कैसे की जा सकती है जो बात ही नहीं बल्कि वार करते हैं। एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि क्या है दरअसल वो छोटे छोटे बयानों आपको सुना रहे हैं अपने इस खास टीजर में, बयान में जिसमें यह बताया जा रहा है कि कैसे फारूक अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं और बीजेपी उस पर जवाब दे रही है। और वो हालात ठीक नहीं होंगे जब तक ये दो बड़े मुल्कों में एक फैसला न हो जाए बातचीत से कि कैसे इस रियासत का मुस्तकबिल बनाया जाए। ये तो फारूक अब्दुल्ला साहब शायद भटक गए हैं इन सब बातों से। आज तो पाकिस्तान खुद पीसेस में होने वाला है, कब कितने पीस में होगा मालूम नहीं है। तो स्थिति यह है, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं तो रिएक्शन होता है। महबूबा मुफ्ती भी ऐसी बातें कहती रही हैं और हर बार बीजेपी की तरफ से भी इस तरह की जो पलटवार कहते हैं वो होता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हर बार ऐसा क्यों ऐसा लगता है कि जिसका नाम लेकर सियासत कहीं ना कहीं अपनी चमकाने की कोशिश होती है, अपनी खिसकती पॉलिटिकल ग्राउंड को मजबूत करने की कोशिश होती है, जैसा कि बीजेपी के नेता कहते रहे हैं, क्यों उसका नाम बार बार लिया जाता है। हमारे साथ चार खास मेहमान हैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए। हम चारों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ एडवोकेट रतन लाल गुप्ता, जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। हमारे साथ ठाकुर अभिजीत जसरोटिया, प्रवक्ता है जम्मू कश्मीर बीजेपी के। कुलदीप खोड़ा सर रहे हमारे साथ, फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर के। और जावेद बेग, सोशल एक्टिविस्ट जम्मू। अब तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रतन लाल गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इस बात की वजाहत करें कि फारूक अब्दुल्ला साहब क्या कह रहे थे। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब हमेशा ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। आप देखिए 2003 में सीज फायर हुआ उस वक्त, और उसके बाद फिर कई वायलेशंस होती रही, लेकिन फिर मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ द कंट्रीज वो फिर टेबल पे आए और उन्होंने आपस में बातचीत की। 25 फरवरी 2021 को फिर एक सीज फायर एलओसी पे और इंटरनेशनल बॉर्डर पे आया। आप जानते हैं कि जब वायलेशन होती है तो पिछता है हमारा बॉर्डर के लोग जो है परेशान होते हैं, फायरिंग होती है, कई कीमती जाने जो है वो जाया जाती है, बच्चे वहां से उठा के बहुत पीस एरिया पे लाया जाता है। तो एक बात कहना कि साहब आप दो मुल्कों की अगर मिलिट्री रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसके लेवल पे अगर बात होती तो दूसरी क्यों नहीं? इसमें मिर्ची लगने की बात नहीं है या इसमें सियासत चमकाने की बात कोई नहीं है। आपने देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेके लाहौर में गए थे, एक कोशिश की उन्होंने, बात बनी नहीं बनी बात अलग है, लेकिन एक कोशिश हुई। उसके बाद मुशर्रफ साहब को आपने आगरा में बुलाया, एक कोशिश हुई बातचीत करने की, बनी नहीं बनी बात अलग है। लेकिन एक हमारी तरफ से हमेशा फारूक अब्दुल्ला साहब ने यही कहा कि साहब बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रहना चाहिए। आप देखिए चाइना के साथ, चाइना के साथ आपसे 20 के से ज्यादा मीटिंगें हो गई है और फिर आपकी मीटिंगें कंटिन्यू चल रही है। वो क्यों उसमें अगर बात ठीक है, अभी बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर हो रही है कि हिंदुस्तान के नेता है, जम्मू कश्मीर के नेता है, वो ये उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान के बगैर बातचीत पर शामिल किए इस मसले का हल नहीं निकल सकता। हमारे साथ ठाकुर अभिजीत जसरोटिया है, प्रवक्ता है बीजेपी जम्मू कश्मीर के। अभिजीत जी, क्या इस बात को माना जाए जो उन्होंने अभी कहा है कि इसका मतलब क्या है, और उन्होंने वाजपेयी जी का भी नाम ले लिया, जो कुछ ले लिया, अभी की परिस्थिति में इसमें क्या रिएक्शन है बीजेपी का?
देखिए, सबसे पहली बात यह आती है कि जो हमारी एक स्टेटमेंट भी है कि टेररिस्ट एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। एक तरफ आप लोग यहाँ टेररिस्ट भेजोगे, दूसरी तरफ आप चाहोगे कि हम आपके साथ बात भी करें। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा नापाक मुल्क है पाकिस्तान, तो उसे कहना नहीं चाहिए, नापाक मुल्क है, जिसके षड्यंत्रों के चलते ही हिंदुस्तान के साथ इनके आज तक 3 युद्ध हुए और 3 युद्धों में ये पूरी तरह से पिट गया। उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन टोपैक निकाला। इनको पता था कि सीधे तो हम इस देश के साथ नहीं लड़ सकते हैं, ना जीत सकते हैं, तो इन्होंने टू ब्लीड इंडिया टू 1000 कट्स, इन्होंने अपनी नई स्ट्रेटेजी के चलते ये जो टेररिज्म शुरू किया और वहां पर पाल पाल कर वहां से टेररिस्ट और यहां पर भेजते हैं। खैर, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इन्हें मौत की घाट उतार देती है, लेकिन जो इक्का दुकान में कामयाब होता है उसके कारण हमें बड़ा नुकसान होता है यहां पर। तो मुझे लगता है एक ऐसा नापाक मुल्क जिसके ऊपर सैंक्शंस भी लगी, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी अगर आप देखें तो ये सुधरे नहीं है किसी भी तरह से। और किसी भी, चाहे बैनुल अक़वामी स्तर हो, वहां पर भी ये किसी भी चीज पे राग लापते हैं आ जाकर कश्मीर का, और इनके सिवाय वहां पर कुछ बात करने के लिए नहीं है। और धारा 370 टूटने के बाद जिस तरह से कश्मीर पूरी तरह से विलय हो गया हिंदुस्तान के साथ, और जम्मू कश्मीर के लोग इतने खुश हैं आज, यहां पर G20 जैसी समिट हो रही है कि पूरी दुनिया से जो लोग हैं यहां पर आ रहे हैं आज कश्मीर के अंदर। तो बदलता हुआ कश्मीर, बदलते हुए हालात कश्मीर के, आज कश्मीर का जब मुकाबला होता है, जो इन्होंने अपने पास हथियार हुआ कश्मीर है उसके साथ जब होता है तो ये लोग अचंभे में पड़ जाते हैं। आज तो ये कश्मीर की बात छोड़े, आज जो POJ है वो भी वापस लेने की बात की जा रही है। इसकी बौखलाहट के चलते ये इस तरह के ऑपरेशन चलाएंगे, और मुझे नहीं लगता इनसे बात करने का कोई भी आज कोई मीनिंग है, क्योंकि इस कंट्री से आप बात करेंगे कैसे, बताएं। आपने एक तरफ पीछे आपने हथियार पकड़े हुए हैं, दूसरी तरफ आप टेररिस्ट भेज रहे हैं, और हमारे यहां पर मासूमों का खून बहा रहे हैं। और एक अगर आप आंकड़ा उठाकर देखते हैं, जम्मू कश्मीर में जो आज तक हत्याएं हुई हैं, ये जो पाकिस्तान अपने आप को बहुत बड़ा खैरखवा समझता है मुसलमानों का, इनके षड्यंत्र के चलते ज्यादा तो यहां पर कश्मीरी मुसलमानों की कैजुअलिटीज हुई हैं। और दूसरी तरफ देखें तो चाइना, जिसका ये राग लापते वहां पर उइगर मुस्लिमों का चाइना में क्या हाल करके अभिजीत जी, मेरा एक सवाल आपसे अब ये है, आपसे अब सवाल ये है कि आप जो कह रहे हैं उसमें आप कुछ जो स्थितियां बता रहे हैं, इसका मतलब कि स्थितियां अगर वैसी नहीं है जैसा आप कह रहे हैं तो बातचीत संभव है, हो सकती है या होनी चाहिए? देखिए, बातचीत की कोशिश की गई, ऐसा नहीं कि बातचीत की कोशिश नहीं की गई। जैसे अटल जी का भी जिक्र किया नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने, अटल जी यहां से बस लेकर गए, आपने वहां पर कारगिल खोल दिया। तो आपकी इच्छा नहीं है बातचीत करने की, आपकी इच्छा केवल और केवल टेररिज्म की, क्योंकि यह भी एक मजबूरी समझी, टेक्निकल मजबूरी समझाता हूं। मैं इसी पे प्रतिक्रिया देता हूं। रतन लाल जी, सवाल यहां पर यह है कि आपकी पार्टी या आपके नेता या और भी दूसरे नेता वकालत तो करते हैं, लेकिन वहां पर नतीजा क्या होता है? आप खुद बता रहे हैं कि वाजपेयी जी गए थे बस लेकर, नतीजा क्या हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है। आप फिर बता रहे हैं कि मुशर्रफ भी आए थे लेकिन उसका सकारात्मक हल निकला नहीं निकला, आप खुद बताते हैं। नतीजा, जो नतीजे में बता रहे हैं, क्या उसके बावजूद हमें लगता है, आपको लगता है कि ये कहना ठीक है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करना ही चाहिए तभी शांति होगी? रतन लाल जी, अब अगर हम ये बात लेके ही चले कि साहब नतीजा क्या निकलता है, तो मैं समझता हूं ये दुरुस्त नहीं है। हाँ। बिरयानी खाने के लिए आप लाहौर में चले गए, किस लिए गए? कि भाई एक अच्छी शुरुआत हो, चलो हमारे बातचीत चले, एक कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। और हमारे डॉक्टर फारूक साहब ने हमेशा यही कहा है, एक अच्छी बात कही कि साहब कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है दूसरे मुल्क वालों को, दूसरे नेताओं को कुछ अकल आ जाए कि नहीं हमारा पीस ही है, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर जो है इन दो मुल्कों के बीच में पीस रहा है। कोई भी जब भी जहां कोई बात होती है, आप देखिए 3 लड़ाइयां हुई है, नुकसान जम्मू कश्मीर का हुआ है, लोगों का हुआ है। तो एक ये बात करनी कि आज के जमाने में जब हम एक तरफ कहते हैं कि हिंदुस्तान एक पीस लविंग कंट्री है, हम प्यार से रहना चाहते हैं, पीस रखना चाहते हैं, तो जब अपोजिशन का कोई साथी, अपोजिशन का कोई लीडर ये बात कहे कि पीस के लिए हमें बातचीत करनी चाहिए, इसमें मिर्ची लगने वाली क्या बात है? ये हमारी समझ से बाहर है। मिर्ची किसे लग रही है रतन लाल जी? मिर्ची किसे लग रही है? एक बात आप कह रहे हैं मिर्ची लगने की बात है, मिर्ची। एक बात मेरी सुन लीजिए ना, एक बात बोलिए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि भाई साहब इनकी जमीन खिसक गई है, इसलिए वो सियासत अपनी चिमकाना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि साहब कल इलेक्शन करवा लीजिए, पता चल जाएगा जमीन किसकी है। हम थोड़ी कहते हैं कि नहीं, हम तो कहते हैं लोगों पर छोड़ दीजिए, ये डेमोक्रेटिक राइट है, जहां डेमोक्रेसी है। हम तो कहते हैं इलेक्शन सुबह करवाइए, हम तैयार हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए। आप दोनों का मैंने रिएक्शन ले लिया है। अभिजीत ठाकुर, अभिजीत जसोटिया भी, जसोटिया जी आप कुछ कहना चाहते हैं रिएक्शन पे? थोड़ा सा, लेकिन बाकी मेहमान के पास जाना है। अभिजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए एक चीज को
एक चीज समझना पड़ेगा कि ये पुरानी सरकारें नहीं रही, वो यूपीए 2 का काल चला गया। अगर हमने एक तरफ बात करने की बात की तो दूसरी तरफ हमने बालाकोट और उड़ी में जाकर इनको घर जाकर भी जवाब दे दिया कि ये वो वाली सरकारें नहीं है कि आप यहां पर आके हमारे फौजियों को शहीद करके चले जाओगे और हम हाथ बांध के बैठे रहेंगे। ठीक है, यहां पर हम घर पे घुसकर मारना भी जानते हैं। बिल्कुल, जो बदली परिस्थिति है वो सामने है। और मैं सीधे आता हूं, हमारे साथ मौजूद है कुलदीप खोड़ा जी, जो फॉर्मर डीजीपी है जम्मू कश्मीर के, स्थितियों को परिस्थितियों को समझते हैं हर दृष्टिकोण से। खोड़ा जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या रेफरेंस आप देते हैं पास्ट का, और कहा जाता है कि पहले भी ऐसा हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री गए, बस लेकर गए, वगैरह वगैरह, तो आज बातचीत करना क्यों गलत है, या बातचीत की वकालत करना क्यों गलत है? लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि लगातार ऐसा लगता है जैसे कि पीठ पर खंजर भुका जा रहा हो। तो क्या इस स्थिति में अगर ये कोई कहता है कि बातचीत होनी चाहिए, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद अपने देश को या खुद अपने आप को अंडरमाइन करके चल रहे हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में पिछले 30 साल से ज्यादा से टेररिज्म चल रहा है और सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस इसका काफी अच्छा जवाब दे रहे हैं, टेररिस्ट को भी और पाकिस्तान बेस्ड एजेंसीज को भी जो इसको चला रहे हैं जी। और लेकिन ये भी एक वाहिद बात है कि हर एक ऐसे फेज को जिसमें 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हो उसको बातचीत के जरिए सुलझा जा सकता है। लेकिन ये देखना हमने कि बातचीत पीछे भी हुई है और प्रधानमंत्री 2 बार गए, एक वाजपेयी साहब भी गए पाकिस्तान, उसके बाद करगिल हुआ जी, मोदी साहब भी गए, उसके बाद उड़ी हो गया, बालाकोट ये पुलवामा हो गया और पठानकोट एयरबेस पे भी हमला हुआ। और लेटली खालिस्तान एलिमेंट्स को पिछले कुछ साल से वो बहुत उकसा रहे हैं, उकसार के साथ साथ उनको पैसा भी भेज रहे हैं, ड्रोन्स के जरिए आर्म्स भी भेज रहे हैं। अमृतपाल सिंह जो खालिस्तानी मूवमेंट दोबारा रिवाइव करना चाहता था, उसके डायरेक्ट कनेक्शन आईएसआई के साथ निकले। बातचीत का फायदा तब है अगर दोनों साइड से सिंसियरिटी हो। बिल्कुल। और अगर पाकिस्तान सिंसियर नहीं है और वो इस बात से जाहिर है कि वो टेररिज्म को चालू रख रहा है, आर्म्स, ड्रग्स, अब तो नार्को टेररिज्म में भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, तो जो इनसिंसियर हो, जिसके में सिंसियरिटी नहीं हो, उसके साथ बातचीत करके क्या निकलेगा, क्या नतीजा निकलेगा उसका, वो तो सब गेस कर सकते हैं जी। और साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है जी, वो पाकिस्तान को मानता नहीं अपना रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंस कि वो उनका पक्ष लेके हिंदुस्तान के साथ बातचीत करें। वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान को भी नहीं चाहते, हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। और वहां पर मीडिया में भी काफी कवरेज आई है, वहां पे काफी अनरेस्ट है। तो इसलिए इन दोनों चीजों को देखते हुए इन हालात में पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो टेररिज्म में न सिर्फ कमी ना कर रहे हैं, बिल्कुल कोई कमी नहीं करे, बल्कि वो बढ़ा रहे हैं टेररिज्म। ये तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का एक मिसाल है, जिस तरीके से वो टेररिज्म को कंट्रोल में रख रहे हैं अपनी सैक्रिफाइसेस देके जी। उन हालात में पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का क्या नतीजा होगा वो तो बिल्कुल ऑब्वियस है और कोई इसमें रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। हाँ, अगर पाकिस्तान अपनी सिंसियरिटी दिखा देगा जी और टेररिज्म को बंद करेगा, इन्फिल्ट्रेशन बंद करेगा, और हाल ही में आपने देखा होगा रजौरी पुंछ में अभी उनके बॉर्डर एक्शन टीम्स अंदर आई जी और हमारी सिक्योरिटी फोर्स को नुकसान पहुंचाया। तो इन हालात में बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं है, ये ऐसे पोर्ट्रे होगा ठीक है कि हिंदुस्तान शायद बिल्कुल तो रवैया जो है वो बदल नहीं रहा है, बिहेवियर में कोई चेंज नहीं है, और जो होना चाहिए, जिस सकारात्मकता की उम्मीद की जा सकती है, बिल्कुल वो उसका जो है एक अंश भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक बात यहां पर मैं खोड़ा जी बस छोटा सा सवाल करके फिर मैं सीधे जाऊंगा जावेद के पास। क्या ये जो सीज फायर जो है, क्या आपको लगता है कि यह सीज फायर काफी लंबे अरसे तक चला है? इसका उल्लंघन बीच में होता रहा है, इससे इंकार नहीं है, लेकिन ये जो लंबे अरसे तक सीज फायर जो चला है, इससे क्या ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ जरूरत ही शायद उसकी भी है, उस पार की भी जरूरत है कि शांति रहे? देखिए, सीज फायर से एक बड़ा फायदा ये होता है कि बॉर्डर में जो हमारे लोग रहते हैं उन पर अननेसेसरी गोलाबारी नहीं होती है जी। लेकिन सीज फायर का मतलब ये नहीं है कि टेररिज्म बंद हो गया है। इन्फिल्ट्रेशन फिर भी चल रहे हैं, अगर वो डायरेक्टली नहीं भेज पाते हैं, ड्रोन्स के जरिए भेज रहे हैं, बिल्कुल फंडिंग चल रही है। हालांकि उस पे एनआईए ने और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन 100% तो कंप्लीट नहीं हुआ वो काम। फंडिंग अभी भी चल रही है। खालिस्तानी एलिमेंट्स को वो बराबर कोशिश कर रहे हैं उनको उकसाने की,
माली तौर पे भी और हथियार के तौर पे भी। और इन हालात में बातचीत का कोई मतलब नहीं निकलता। ये बिल्कुल ऐसे पोर्ट्रे होगा कि हिंदुस्तान दबाव में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान दबाव में आ गया। आपसे कह रहे हैं, मैं जरा जावेद बेग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं जम्मू समाज से जुड़ रहे हैं, जावेद आपके पास में आना चाहता हूं। ये कहा जाना कि जब तक सरहद के उस पार यानी पाकिस्तान से भी बातचीत नहीं हो जाती है तो जम्मू कश्मीर का मुस्तकिल हल नहीं निकल सकता, इस बात में अब कितना दम रह गया है इन बदले हुए हालात में? देखिए विशाल साहब, हमारे फारूक साहब बुजुर्ग आदमी है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं और ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट भी है, लेकिन वो एक सियासी मस्खरे माने जाते हैं जम्मू कश्मीर में। उनकी किसी बात को कोई भी यहाँ का फर्द आप किसी से भी पूछिए, उनकी किसी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता है। फारूक साहब क्या कहते हैं, वो अपनी पार्टी के लोगों ठीक है। रतन लाल जी से मैं इसका जवाब ले लूंगा, थोड़ा रतन लाल जी हाँ बोलिए, जावेद आप बोलिए। हाँ, हमें जिस चीज से फर्क पड़ता है वो चीज बाईस से फख्र है हमारे लिए कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है। उस पार आप देखिए, वहां पता ही नहीं चलेगा अगले 24 घंटे क्या होना है। अगले 24 घंटे वहां फौज के हाथ में हुकूमत होगी, अगले 24 घंटे वहां ISI किसको बिठाएगा ये किसी को पता नहीं। ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, और हमारे फारूक साहब को तो दूर दूर तक कुछ अंदाजा नहीं। बात अगर करनी है, अगर हमारा मुल्क चाहेगा, बिल्कुल हम चाहते हैं हमारे हमसायों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें, ये हमारी रीति है, ये हमारे रिवायात है। लेकिन हमारे हमसायों के साथ अगर बात होगी वो गिलगित बल्तिस्तान की होगी, अगर बात होगी वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की होगी। गिलगित बल्तिस्तान में अभी तक 75 साल में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का ग्राफ है, जिसमें एक सेक्ट के लोगों को टारगेट किया गया, जिसमें अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, जो अक़वाम मुत्तहिदा है अभी तक चुपचाप बैठा है। अगर बात होनी है, बिल्कुल हम बात करने के लिए तैयार है। बात होनी है तो गिलगित बल्तिस्तान पे होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत वहां पे अजेरन हुए हैं, वो वहां पे जुल्म की जिंदगी गुजारते हैं। अगर बात होनी है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की होनी चाहिए, जिनके हाथ में कुछ नहीं है। वहां पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री चलती है, जहां एक तो उनके बच्चों को वर्गलाया जाता है, दूसरा हमारे बच्चों को गलत रास्तों पे ठोका जाता है, उसकी फैक्ट्री चलती है वहां पे। हमारे कश्मीर के लोगों को मारा जाता है, उसकी फैक्ट्री चलती है वहां पे। अगर बात होनी है उन चीजों पे होनी चाहिए। बाकी हमारे जो मसले मसाइल, जो सियासी मसले मसाइल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के न्यू दिल्ली के साथ है, हम जानते हैं बखूबी हम नई दिल्ली के साथ किस तरीके से जो हमारे सियासी मसाइल है, उनमें स्टेटहुड का मसला है या बाकी जितने मसले मसाइल है, वो तो बाकी रियासतों के भी है, वो हमारा डोमेन है। उसमें हमें फारूक साहब या किसी और साहब के मशवरे की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम, बिलखुसूस यहाँ का नौजवान जानता है, हम हमारे PM साहब तक जा सकते हैं, हमारी रसाई, हमें एक्सेस PMO ऑफिस तक है जम्मू कश्मीर के लोगों को। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को खुद का तहसीलदार भी नहीं मिलता है। आप मुझे बताइए खुदारा, हमारे जो NC के, मैं बड़ी इज्जत से इनका नाम लेना चाहूंगा, NC के जो हमारे लीडर बैठे हैं, आप खुदारा हमें बताइए किस बिना पे फारूक साहब ये मस्खराबाजी करते हैं। बस मैं इसी सवाल का जवाब लेता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि देखिए किसी के प्रति भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए जिसको थोड़ा हम तहजीब के दायरे से बाहर माने। ये मेरे ख्याल से आप तमाम अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप उसे सूट नहीं करेगा। रतन लाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 2-3 बातें कही गई। एक तो ये कहा गया है कि जो अभी जावेद जी कह रहे हैं कि उनकी बात कोई सुनता नहीं है, उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं देगी है आपके जो नेता है उनके बारे में। तो उसमें आप रिएक्शन दी। दूसरा ये कि जिस पाकिस्तान की खुद हालत खराब है, जो खुद डावाडोल की स्थिति में है, कब न जाने क्या हो जाए। आर्थिक दृष्टि से आप देख लीजिए, राजनीतिक दृष्टि से देख लीजिए, हम उस पाकिस्तान से ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो हमारे लिए इसमें विचार विमर्श में कारगर साबित होगा? देखिए, पहले तो बड़े दुख की बात है कि फारूक अब्दुल्ला जो हमारे नेता है, हमारे नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने उन्हें चुन के भेजा है, मेंबर पार्लियामेंट में है, और उनको मस्करा कहना, जो 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, सेंट्रल के मिनिस्टर रहे और आज मेंबर पार्लियामेंट है, मुझे दुख हुआ है। हमें अपनी तहजीब ये हमें कभी अलाउ नहीं करती कि अगर मेरे किसी के साथ डिफरेंसेस है तो मैं उनको बुरा भला कहूं, ये हमारे तहजीब में नहीं आता। नंबर 1। नंबर 2, मैं खुश हुआ हूं कि सभी ये कह रहे हैं कि साहब बातचीत होनी चाहिए।
ये इन्होंने भी अभी जावेद साहब ने भी कहा किस मसले पे एजेंडा क्या होगा, ये दोनों मुल्कों ने क्या करना। मैंने कहा गिलगित मैंने और आपने नहीं करना। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे होनी चाहिए। सुनिए जावेद साहब, सुनिए। देखिए मैंने मेरे मुंह में आप मेरी बात सुनिए। जावेद साहब, आप डिस्कशन में बैठे हैं, आपको इतना आपके दिल में इतनी बात होनी चाहिए कि आपने बात कही, गाली भी दी और हमने बर्दाश्त किया। ये बात नहीं है। नहीं, मैंने बात कही और बिल्कुल गलत है, मैं समझता हूँ। मेरी बात आपके लिए बात कर सकते हैं, मेरे लिए नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर के आपके डिफेंसिव हो सकते हैं ये, लेकिन ये बात नहीं कि मैं उनकी इज्जत करता हूं। मैंने ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट कहा, तो लेकिन वो अपनी सियासी मस्कराबाजी से जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए बात नहीं कर सकते। ये बात गलत है। आपको इतनी तो तहजीब सीखनी चाहिए कि किससे बात हो रही है आपकी। नहीं, मैंने बिल्कुल तहजीब से ही बात की। रतनलाल साहब, मैंने इज्जत से ही उनका नाम लिया। नहीं, आपकी सियासी मस्खराबाजी को क्या हम बिस्मिल्लाह कहें? ये गलत बात है। यही तो आपका एटीट्यूड है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एटीट्यूड है। आप ये थोड़ी मतलब आप जो कहेंगे, आप जो कुछ कहेंगे वो सही है, बाकी सारे लोग गलत ठीक है। आपको सुनिए, मैं जम्मू कश्मीर का एक नागरिक हूं, मुझे पूरा हक है अपनी बात रखने का। नहीं, आप ये गलत बात कह रहे हैं, आप बदतमीजी पे उतर आ रहे हैं। ये आप लोगों की पुरानी रीति रिवाज है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। बात गलत है या ये पुराना एक वायरल हो रहा है। एक मिनट जावेद बेग, रतनलाल जी जावेद बेग, देखिए डिस्कशन का उद्देश्य ही ये होता है कि उस पर गंभीरता से विचार विमर्श हो। मैं ये चाहूंगा कि देखिए आप सब लोग कोई भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना कीजिए। हम समझते हैं किसी भी एक शब्द के कई माने होते हैं, ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, बचना चाहिए थोड़ा उससे। अपनी बात रखिए, बात में लॉजिक पे इतना दम होना चाहिए कि उस सामने वाला सुनने पर मजबूर हो जाए। समय भी थोड़ा कम। जी एक मिनट जावेद जी, रतनलाल जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। कब्रिस्तानों तक पहुंचाया। रतनलाल जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। रतनलाल जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी रतनलाल जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए साहब, अभी सीज फायर हुआ है। जब इस सीज फायर में आपने देखा होगा फरवरी 2021 के बाद सिर्फ 3 इंसिडेंट हुए हैं छोटे। हमारे लोग पीसफुली बैठे हुए हैं, जीरो लाइन पे बैठे हुए हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। बात करने से बात बनती है, बिगड़ती नहीं है। कोशिश करनी चाहिए, हमारा तो यही कहना है, कोशिश करनी चाहिए। आप कहते हैं बातचीत, एजेंडा क्या होगा? देखिए रतनलाल जी एक बात है यहाँ पर, एक बात है क्या, अगर कोई लीडर या हमारे को नेता कहते हैं कि जी बातचीत तो हम करेंगे, लेकिन बातचीत करेंगे हम पीओके के ऊपर। दूसरी बात, अगर हम बातचीत करते रहते हैं, आपने खुद बताया एक इतिहास है पूरा उसका कि हमारे कदम आगे बढ़ते हैं, हमें जो है बाद में उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो यह भी सच्चाई तो है रतनलाल जी, इसमें सच्चाई है कि नहीं है, बताइए जी। देखिए, जब भी कोई बात शुरू होती है, हाँ। आपने 65 का देखा, 65 में लड़ाई हुई, जबरदस्त लड़ाई हुई, आखिर बात कहां खत्म हुई? बातचीत से। ठीक है, ये आपने अच्छा कंक्लूजन दे दिया है। मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं अपने बाकी मेहमानों को बताना चाहता हूं। फाइनल कमेंट के लिए अभिजीत जसोटिया, बहुत कम है समय का, 40 सेकंड आपको दे रहा हूं अपनी फाइनल कमेंट के लिए। अभिजीत जी, मैं आपकी बिल्कुल मैं अपनी बात ये कंप्लीट करूंगा। कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमने बातचीत किससे करनी है, पाकिस्तान की आर्मी से या आईएसआई से। यहां पर वो अपने प्रधानमंत्री को आज आर्मी की कोर्ट में उसको ट्रायल कर रहे हैं। ऐसे मुल्क के साथ आप क्या बात करेंगे, जरा मुझे बताएं। ठीक है, ये बिल्कुल आपने ये सारी बातें ऐसी है जिसके पीछे बहुत सारी बातें समझ आ जाती है बिल्कुल। और कोड़ा जी, आपके पास फाइनल कमेंट के लिए, क्या बातचीत बिल्कुल बेमाने हो गई है? क्या बातचीत का कोई मतलब नहीं है, या फिर यह कि बातचीत अपना स्थान रखता है? क्यों करे बातचीत, किससे करे बातचीत? सवाल अच्छा उठाया जसोटिया जी ने। कोड़ा जी, फाइनल कमेंट। रखता है, लेकिन सिंसियरिटी दोनों साइड से होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा। पाकिस्तान बिल्कुल सिंसियर नहीं है। अगर वो सिंसियर होते तो टेररिज्म बंद करते। दूसरे पाकिस्तान में हालात ऐसे है कि वहां पे बातचीत करनी है तो किसके साथ बात करनी है। ठीक है, और सीज फायर एक शुरुआत है, वो अच्छी बात है, लेकिन सीज फायर से टेररिज्म बंद नहीं किया उन्होंने। जब तक वो टेररिज्म बंद नहीं करेंगे तब तक
बातचीत का कोई नतीजा नहीं जब मिलेगा। तक टेररिज्म बंद नहीं होता तब तक बातचीत का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। यह कंक्लूजन सामने आ चुका है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए। हमेशा कोशिश होती है कि अच्छे माहौल में बातचीत हो और कोशिश यही जारी रहेगी। नमस्कार।